Good evening, friends. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a Venture Capitalist. आज का फेसबुक लाइव हिंदी में। आज हम अगले 10 मिनट में बात करेंगे भारत की एक महान कंपनी जिसका नाम है भारत पे। आई होप आप लोग भारत पे के बारे में रेगुलर अपडेट होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपडेशन का मतलब होता है मीडिया, और मीडिया कभी हमें अपडेट करता नहीं। तो भारत पे ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 21 में अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए, और भारत की चोर मीडिया, मैं चोर मीडिया इसलिए बोलता हूँ कि सारे फैक्ट्स को छुपाकर वो सिर्फ वही बताते हैं जो उनको बताना चाहिए या जिसको बताने के पैसे मिलते हैं। तो भारत की चोर मीडिया ने सिर्फ यही हंगामा मचाया कि भारत पे का रेवेन्यू 20 गुना हो गया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 में भारत पे का रेवेन्यू था 6 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 21 में हो गया 120 करोड़। तो मीडिया ने इसका हंगामा मचाया, लेकिन भारत की मीडिया ये बताना भूल गई कि वही भारत पे है जिसने फाइनेंशियल ईयर 21 में लगभग 2961 यानी 2961 यानी मोटा मोटा 3000 करोड़ का लॉस अपनी किताबों में लिया। 3000 करोड़, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब समझने वाली बात यह है कि एक कंपनी जिसका रेवेन्यू मात्र 119 करोड़ हो और जिसका एक साल का लॉस 3000 करोड़ हो, तो दुनिया में आइंस्टाइन का बाप भी उसको यूनिकॉर्न जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन यह अलग बात है कि अगर हम भारत पे के सीईओ की बात माने तो वो आज भी एक यूनिकॉर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत पे में ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें बैंकिंग लाइसेंस दे दिया, जबकि सब कुछ जानते हुए इन्हें आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दे दिया। अब एक कंपनी जिसकी किताबों में 3000 करोड़ का लॉस हो तो उसको बैंकिंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? मोटी बात यह, क्योंकि इंडिया एक महान कंट्री है। यहां पे आपको अगर एक चपरासी की नौकरी भी चाहिए तो आपको बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, या उससे भी बड़ी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए चपरासी की नौकरी के लिए। लेकिन बैंक लाइसेंस लेने के लिए उस कंपनी का प्रॉफिटेबल होना या नहीं होना, इसमें कोई मैटर नहीं करता। पहले हमने देखा कि कैसे लॉस मेकिंग कंपनीज को एक के बाद एक अप्रूवल मिली, जैसे कि पेटीएम, जैसे कि जोमेटो, जैसे कि नाइकिया, पॉलिसी बाजार, कार ट्रेड और ऐसी कई कंपनीज। सिर्फ पेटीएम में ही इन्वेस्टर्स को 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ, सिर्फ पेटीएम में ही। लेकिन मजाल है भारत की किसी मीडिया संस्थान में जो इस बात को बोल दे कि सिर्फ पेटीएम पे ही इन्वेस्टर को 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और अगर हम पेटीएम, जोमेटो, नाइकिया, पॉलिसी बाजार और कार ट्रेड को जोड़ दें, इन पांचों को, तो टोटल नुकसान जो इन्वेस्टर्स को हुआ है वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये नुकसान अभी इतना ही रहेगा तो आप थोड़े समय वेट करें, आपको पता चल जाएगा। अब बात भारत पे करते हैं दोबारा। तो भारत पे ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21 में 3000 करोड़ के आसपास का लॉस बुक किया और इन्हें आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दे दिया।
अब इसमें समझने वाली बात यह है, रजनीश कुमार जो एसबीआई के एक्स चेयरमैन हैं, उनकी कहानी भरत पे से कैसे लिंक है ये आप खुद गूगल पे देखिएगा। अभी तक आपको आरबीआई की तरफ से या मीडिया की तरफ से ये नहीं बताया गया होगा कि एक लॉस मेकिंग कंपनी को कैसे बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया, बट अभी उस पर और आते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने मनी कंट्रोल से डाउनलोड किया। ग्रोवर एंड हिज वाइफ, अशनीर ग्रोवर की बात करते हैं। अशनीर ग्रोवर एंड हिज वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर exited the company after allegation of misappropriation of funds surfaced following governance audit conducted by Alvarez and Marshall and PwC. ये वही PwC है जो सत्यम माली है, और ये वही PwC है जो पेटीएम के ऑडिटर है। पेटीएम की किताबों में एक्यूमुलेटेड डेफिसिट, जिसे कि नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है, वो 12,500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक सुना, नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग 12,500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है? नहीं पता होगा, कभी भी नहीं पता होगा। और अकाउंटिंग वाइज अगर आप हर साल, अगर हम पेटीएम की बात करें तो हर साल पेटीएम लॉस रिपोर्ट कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 के नंबर्स भी आ जाएंगे, 2-3 महीने बाद आ जाएंगे। क्या अभी तक पीडब्ल्यूसी ने इन्वेस्टर को यह बताया कि आपकी किताबों में 12,500 करोड़ का नेगेटिव डेफिसिट है, यानी कि हर साल ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? क्या बताया? नहीं। लेकिन गवर्नेंस ऑडिट करेगा पीडब्ल्यूसी। एक्चुअली हिंदी मीडिया को ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे समझदार लोग बढ़ चुके हैं। नंबर 1 कि हम जो भी बोलेंगे सामने वाला बंदा उस चीज पे ट्रस्ट कर लेगा। दूसरी चीज, दुनिया में किसी आदमी को अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो हम जिस आदमी को इडियट बनाने की कोशिश करेंगे वो बन जाएगा। अब सुनिए, Grover and his wife Madhuri Jain Grover exited the company after allegation of misappropriation of funds surfaced following a governance audit conducted by Alvarez and Marshall and PwC. Grover exited the company in a late night resignation on 28 फरवरी। भाई, अगर तूने कुछ किया नहीं, अगर तेरी बैकग्राउंड क्लीन है, तूने किसी भी फंड को मिसएप्रोप्रिएट नहीं किया, तो तूने रिजाइन क्यों किया? अगर तूने कोई फंड मिसएप्रोप्रिएट नहीं किया तो रिजाइन क्यों किया? कंपनी में रहो ना। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं जब लोगों ने कुछ नहीं किया, उन पे फॉल्स एलिगेशंस लगी और वो उस कंपनी में टिके। लेकिन यहां सीन अलग है। ये वही अशनीर ग्रोवर है जो शार्क इंडिया, जो कि भारत का एक रियलिटी शो है, उसमें लोगों को जज करता है। मतलब एक ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर जो अपनी मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता है, उसको ये आदमी जज करता है। ये अशनीर ग्रोवर की बैकग्राउंड है। अब सोचो शार्क इंडिया की क्या बैकग्राउंड होगी। शार्क इंडिया में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी खुद की बैकग्राउंड जीरो है, लेकिन वो दूसरे को जज कर रहे हैं। यानी मोटी बात यह है कि एक ड्रग एडिक्ट एक टीटोटलर को जज कर रहा है। तो इंग्लिश में टीटोटलर का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो ना ड्रिंक करता है ना स्मोक करता है। जैसे मैं ड्रिंक करता हूं ना मैं स्मोक करता हूं, तो मैं टीटोटलर हूं। तो एक ड्रग एडिक्ट एक टीटोटलर को जज कर रहा है। ये अशनीर ग्रोवर की बैकग्राउंड है। और इस शार्क इंडिया को भारत की चोर मीडिया ने हाइप दिया हुआ है। सीएनबीसी टीवी 18 पे एक प्रोग्राम आता है, सीएनबीसी यंग टक्स, और आप अगर उस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि भारत की मीडिया किस हद तक बिक चुकी है। वो इन स्टार्टअप्स के हाथों इस हद तक बिक चुकी है कि ये कुछ भी कर रही है। पेटीएम,
ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, लेंसकार्ट, डिलीवरी, भारत पे और ऐसे जैसे कितने कलाकार आज तक कभी प्रॉफिट नहीं हुए। बायजूस अपने आप को 18 बिलियन डॉलर की कंपनी क्लेम करता है। 18 बिलियन डॉलर, यानी कि अगर आईएनआर टर्म्स में लगाया जाए तो 1,15,000 करोड़ के आसपास बनता है फिगर। यानी बायजूस अपने आप को 1,15,000 करोड़ की कंपनी क्लेम करता है। और बायजूस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लो, आइंस्टाइन का बाप भी इनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो मैं तो चीज क्या हूं। लेकिन क्या आज तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने इस पे कुछ बोला? नहीं बोला। नहीं बोला। क्या किसी मीडिया संस्थान ने इस बात पे बोला कि एक कंपनी जिसने आज तक कभी प्रॉफिट नहीं कमाया, वो कंपनी अपने आप को 18 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे क्लेम कर दिया? अब मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। आपको जान के खुशी होगी कि भारत पे अगले 2 साल में लिस्ट हो रहा है। मैं नहीं कहना, ये उसका सीईओ बोल रहा है। उसके सीईओ ने पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि हम अगले 2 साल में आईपीओ को प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसी कंपनी जिस पे फाइनेंशियल एप्रोप्रिएशन का वो लगा, मेरे पास प्रिंट आउट्स हैं जिसमें इंप्लॉइज ने पब्लिक डोमेन में कहा कि हमें सैलरी नहीं मिली। 3,000 करोड़ का जिस कंपनी का घाटा है मात्र 1 साल का, अगर वो बंदा पब्लिक में स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं आईपीओ लिस्ट करने की सोच रहा हूं, तो सोचो वो कितना कॉन्फिडेंट है कि उसको अप्रूवल मिल जाएगा। तभी तो बोल रहे हो कि भाई, तभी तो बोल रहा है ना मैं आईपीओ अप्रूवल करूंगा, वरना क्यों मिलेगा। पूरे का पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है आज के समय में। कहने को हमारे पास बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। 3,000 करोड़ कमाने वाली कंपनी की मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ पहुंच जाती है। पेटीएम जैसी कंपनी को 2150 पे लिस्टिंग का अप्रूवल मिल जाता है। जोमैटो जैसी कंपनी अपने आप को 8 बिलियन की वैल्यूएशन पे क्लेम करती है। बायजूस अपने आप को 18 बिलियन की वैल्यूएशन पे क्लेम करती है। रजनीश कुमार जो एसबीआई के एक्स चेयरमैन है, उनका भारत पे से क्या लिंक है, ये अपने आप गूगल पे चेक कर लेना। मेरे पास एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है। आज हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसमें सारे काले कंचे हैं। आपको उसमें से एक वाइट कंचा ढूंढना है, यानी कि सारे चोरों में से एक ईमानदार आदमी ढूंढना है। अब मैं आज के फेसबुक कनेक्ट को एंड करूंगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को कितने व्यूज मिलते हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने डिसलाइक्स मिलते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सब्सक्राइबर्स, व्यूज, लाइक, काउंट्स, ये सब इमटेरियल चीजें हैं। मैं आपको एक बार बता रहा हूं, हम उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं जहां सिर्फ बर्बादी हमारा वेट कर रही है, सिर्फ बर्बादी। उबर को लिस्ट हुए 3 साल के लगभग होने वाले हैं, लगभग। आप मान लीजिए अभी तक उसका शेयर प्राइस आईपीओ के शेयर प्राइस तक नहीं पहुंचा, और आप सिर्फ वेट कीजिए। क्या किसी रेगुलेटरी संस्थान में दम है जो भारत पे के चेयरमैन या सीईओ को बुला के बोले, भाई तू 3,000 करोड़ का लॉस डिक्लेयर करके पब्लिक में स्टेटमेंट दे रहा है कि तू आईपीओ की प्लानिंग कर रहा है, फिर तो मैं भी कल एक कंपनी खोल लेता हूं, हजारों करोड़ का लॉस दिखा के आईपीओ लेके पब्लिक का पैसे से खेलूंगा। बट
इस फेसबुक कनेक्ट के बाद बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लोग फिर भी पैसा लगाएंगे। वरदाना लर्निंग सॉल्यूशंस को अभी अभी आईपीओ का अप्रूवल मिला है, आप एक बार उनकी बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप। जिसको ये फेसबुक कनेक्ट देख के तकलीफ हुई हो, मेरा नंबर है 9899242978 9899242978। ये सारे तुर्रम खान, पेटीएम, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, लेंसकार्ट, बायजूस और लिस्ट लंबी है, ये सारे तुर्रम खान एक चीज समझ लो कि ट्रेजरी कंसल्टिंग को गोल्डमैन सैक्स भी आज चुनौती नहीं दे सकता, तो तुम तो चीज ही क्या हो। ये जो वैल्यूएशन तुम मार्केट में सबको बोल रहे हो ना, तुम्हारी वैल्यूएशन उसकी 1/4 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है। उतनी तो तुम भूल जाओ, क्योंकि आइंस्टाइन का बाप भी एक लॉस मेकिंग कंपनी को 18 बिलियन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और भारत के इन्वेस्टर जो सो रहे हैं, उनको बहुत जल्दी एक बड़ा झटका लगेगा, वो भी जोर से। याद रखना, पाप करने वाला गलत नहीं होता, पाप को सपोर्ट करने वाला भी गलत होता है, और हम पाप को सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये कंपनियां आप पे राज करेंगी, सिवाय इधर छोड़ के। तो जिस को तकलीफ हुई हो, उसका नंबर, मेरा नंबर 9899242978। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन से वैल्यूएशन प्रिंसिपल के हिसाब से बायजूस 18 बिलियन और भारत पे ये एक यूनिकॉर्न बन गया। दिस इज राहुल मगन, सी यू इन नेक्स्ट फेसबुक कनेक्ट। हैव अ ग्रेट टाइम।